कभी सोचा है एक ऐसी लहर के बारे में जो गहरे समंदर में तो एक हवाई जहाज से भी तेज चलती है, पर उसकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम, मतलब वो लगभग दिखाई भी नहीं देती। और फिर वही लहर जब किनारे पर पहुंचती है तो 15 मीटर से भी ऊंची एक तबाही की दीवार में बदल जाती है। तो चलिए इसी अजीब सी पहेली को समझते हैं। देखिए, गहरे समंदर में ये लहर 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से भागती है। फिर भी अगर कोई नाव वहां से गुजरे तो शायद उसे पता भी ना चले। लेकिन जैसे ही ये तट के पास आती है, इसकी स्पीड घटकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो जाती है और इसकी ऊंचाई वो एक राक्षस की तरह बढ़ जाती है। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? एक लगभग न दिखने वाली लहर किनारे तक आते आते एक दैत्य का रूप कैसे ले लेती है? इस सवाल का जवाब वो छिपा है फिजिक्स के कुछ बहुत ही क्रूर लेकिन मजेदार नियमों में। अच्छा, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समंदर की सतह से बहुत बहुत नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी पानी पर शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है मीलों नीचे, हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर। असल में सुनामी की असली ताकत वहीं से आती है। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो सतह है ना, वो कोई एक ठोस पत्थर नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये सारी प्लेट्स नीचे पिघली हुई चट्टानों के ऊपर तैर रही हैं, और ये लगातार बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। यही खिसकना हमारी दुनिया को आकार देता है। तो सुनामी वाला भूकंप तब आता है जब इनमें से दो प्लेट्स टकराती हैं। एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने लगती है। अब होता क्या है कि सदियों तक ये प्लेट्स एक दूसरे में अटक जाती हैं और इनके बीच में टेंशन बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह। और फिर अचानक ये स्प्रिंग छूट जाती है, ये प्लेट्स फिसल जाती हैं और सैकड़ों सालों की जमा हुई सारी एनर्जी एक ही झटके में ऊपर की तरफ निकलती है और पूरे समंदर के फर्श को ऊपर की ओर धकेल देती है। अब भूकंप की ये सारी की सारी जबरदस्त एनर्जी पानी में आ चुकी है और यहीं से अब सारा खेल फिजिक्स का है। ये फिजिक्स ही है जो इस एनर्जी को गहरे समंदर से किनारे तक ले जाती है और रास्ते में उस छोटी सी लहर को पूरी तरह बदल कर रख देती है। तो होता यह है कि जैसे सुनामी की लहर किनारे के पास आती है, जहां पानी कम गहरा होता है, उसकी स्पीड अचानक से बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लहर की रफ्तार पानी की गहराई पर डिपेंड करती है। जमीन जितनी ऊपर आएगी, पानी जितना कम गहरा होगा, लहर उतनी ही धीमी होती जाएगी। और ठीक इसी पॉइंट पर फिजिक्स का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। तो अगर लहर की स्पीड कम हो रही है तो उसकी वो सारी की सारी एनर्जी आखिर जाएगी कहाँ? इस सवाल का जवाब है एक फिनोमेना में, जिसे कहते हैं वेव शोलिंग। सीधी सी बात है, जब स्पीड कम होती है तो वो सारी एनर्जी लहर की ऊंचाई में चली जाती है। जरा सोचिए, वो जबरदस्त एनर्जी जो पहले मीलों गहरे पानी में फैली हुई थी, अब वो सिकुड़कर बस कुछ मीटर गहरे पानी में आ गई है। बस यही वो पल है जब वो लगभग न दिखने वाली लहर एक दैत्य बन जाती है। चलिए अब इस फिजिक्स को असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उसने हमें दिखाया कि जब प्रकृति की ये ताकतें बाहर निकलती हैं तो इंसानों पर इसका क्या असर होता है। सब कुछ शुरू हुआ सुमात्रा के तट पर आए एक बहुत बड़े भूकंप से। इसकी तीव्रता थी 9.1, जो इतिहास में रिकॉर्ड किए गए सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक है। और इस भूकंप से जो एनर्जी निकली वो 23,000 हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब्स के बराबर थी। सोचिए, इतनी ज्यादा एनर्जी जिसने पूरे के पूरे महासागर को हिलाकर रख दिया था। और इसका जो नतीजा था वो बहुत ही भयानक था। 14 देशों में करीब 3,40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये मानव इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि तबाही कितनी तेजी से फैली। सुमात्रा में लहरें 20 मिनट से भी कम समय में पहुंच गईं। थाईलैंड तक पहुंचने में उन्हें 1 से 2 घंटे लगे और श्रीलंका और भारत तक आते आते 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के पास बचने के लिए ज्यादा वक्त था ही नहीं। तो इतनी बड़ी तबाही के बाद एक सवाल उठना लाजमी था
क्या हम समंदर को रोक सकते हैं? और यहीं से कहानी शुरू होती है, इंसान और प्रकृति की शक्ति के बीच संघर्ष की। एक ऐसी कहानी जो टेक्नोलॉजी और तैयारी के इर्द गिर्द घूमती है। 2004 के बाद दुनिया भर में मॉडर्न वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए। अब गहरे समंदर में प्रेशर सेंसर्स लगे हैं जो पानी के लेवल में जरा सा भी बदलाव होने पर फौरन पता लगा लेते हैं। डार्ट बॉयज इस डेटा को सैटेलाइट्स तक भेजते हैं और फिर किनारों पर लगे सायरन आने वाले खतरे की चेतावनी दे देते हैं। और जापान, जो आपदा से निपटने की तैयारियों में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है, उसे 2011 में अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा, जब एक और जबरदस्त सुनामी ने उसके तटों पर दस्तक दी। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है प्रिडिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क। उनके एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम ने कहा था कि 3 मीटर ऊंची लहर आएगी, लेकिन असल में जो लहर आई वो 15 मीटर ऊंची थी, जिसने उनकी बनाई हुई सबसे मजबूत समुद्री दीवारों को भी पार कर दिया। और ये घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर जापान जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स भी इतनी बुरी तरह फेल हो सकते हैं, तो क्या हम कभी भी समुद्र की इस बेहिसाब और अनप्रेडिक्टेबल ताकत से सच में पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं?